वन संरक्षण एवं प्रबंधन। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। साइंस क्लास 10 में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूँ और इसी में मैंने कल आपको वन संरक्षण और प्रबंधन के बारे में बताया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान कर रहा था। मैंने आपको ये भी बताया कि वन इस पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह वह क्षेत्र होता है जहां जीवन के विकास की क्रिया अभी से नहीं, बहुत युगों से चलती आई है। प्राणी और पौधों की लाखों प्रजातियां यहां पर उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं। वन बरसात लाते हैं, उसमें पानी का संरक्षण करते हैं, एलवणीय जल के स्रोत और नदियों के वर्षा जल के निरंतर पूर्ति के नियंत्रक होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जलवायु के लिए वायुमंडल में आर्द्रता उत्पन्न करते हैं। वन न केवल जल और वायु के कारणों से होने वाले कटाव से उपजाऊ मिट्टी की रक्षा करते हैं, बल्कि सक्रिय अजैव चट्टान जो होती हैं उनकी उर्वरा मिट्टी की रचना करने वाले भी वन ही होते हैं। वन पर्यावरण को साफ रखने का कार्य करते हैं। इसी के साथ ही प्रकृति का जो संतुलन बनाने का कार्य होता है वो भी वनों का ही होता है। पिछले कुछ सालों में लकड़ी की मांग बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया कि अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध तरीके से वनों की क्या होती जा रही है, कटाई होती जा रही है। इससे दुनिया भर के जंगलों को क्या हो गया है, खतरा उत्पन्न हो गया है और उनका क्षेत्रफल लगातार कम होता जा रहा है। लगातार क्षेत्रफल कम हो जाने के कारण कहीं पर सूखा पड़ने लगा है। जहां कहीं पानी बरसता है, पेड़ों के अभाव में उपजाऊ मिट्टी वहां से बह करके कटाव हो जाता है, मृदा का अपवर्धन हो रहा है। नदियों में चली जाती है, नदियां उथली हो गई हैं, जम जाती हैं। इसी प्रकार से जब नदियों के उथले हो जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए वनों की जो रक्षा करना है, जंगली पेड़ पौधों की जो रक्षा करने का सवाल है, वो हमारे लिए मौत का सवाल और जिंदगी का सवाल बने। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुए जंगलों के विनाश के बावजूद भी भारत में लगभग 15,000 स्पीशीज के पुष्पीय पौधे और इससे दुगने स्पीशीज से वनस्पतियां समूह पाई। जंगल खूब नष्ट हो रहे हैं, इसके बावजूद भी भारत में लगभग 15,000 प्रकार की स्पीशीज के पुष्पीय पौधे हैं जो फूल देते हैं। पौधों की कुल उपलब्ध जातियों में से 15% आर्थिक महत्व की है, जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है। भारतीय वन लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूं। भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की एक विशेषता यह होती है क्या कि इनमें जैव विविधता अत्यधिक होती है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का पाया जाना। अत्यधिक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाती है। देश के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यह लिखवाना चाहूंगा, वन संरक्षण और प्रबंधन। कल तक मैंने यह लिखवा दिया था कि पिछले वर्षों में तेजी से होने वाले जंगलों के विनाश के बावजूद, यहां से लिखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में तेजी से जंगलों के
15,000 स्पीसीज के पुष्पीय पादप पाए जाते हैं। एक बात यह आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भारत में कितने स्पीसीज पुष्पीय पादप होते हैं, तो 15,000 स्पीसीज के पुष्पीय पादप पाए जाते हैं और इससे दुगनी स्पीसीज शेष वनस्पति समूह की पाई जाती है। पौधों की कुल उपलब्ध प्रजातियों में से पौधों की कुल उपलब्ध प्रजातियों में से 15% किसकी है? आर्थिक महत्व। 15% प्रजाति आर्थिक महत्व की। इसके बाद भारतीय वन लगभग 8 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। भारतीय वन लगभग 8 लाख किमी क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। प्रश्न बन गया कि भारतीय वन लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, तो 8 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय, भारत में किस प्रकार के वन हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रश्न बन गया भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वनों की क्या विशेषता होती है? इनमें जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। नया पॉइंट लिख देंगे, उष्ण कटिबंधीय वनों की यह विशेषता होती है कि उनमें अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न पढ़ करके आपके सामने आ गया है कि उष्ण कटिबंधीय वनों की क्या विशेषता होती है, उनमें जैव विविधता अत्यधिक पाई जाती है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
ये बात आप वन कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तेजी से जंगलों का विनाश हुआ है। इसके बावजूद भारत में लगभग 15,000 स्पीशीज के पुष्पीय पादप पाए जाते हैं और अन्य इससे दुगने, और अन्य वनस्पतियां क्या है, इससे दोगुनी है। यानी 15,000 में मान लीजिए पुष्पीय पादप है तो 30,000 अन्य प्रकार के हो गए। कितने हो गए? लगभग 45,000 के समथिंग। पौधों की कुल उपलब्ध प्रजातियों में से 15% किस काम की है? जिनसे हमें आर्थिक लाभ मिलता है, अर्थात जिनसे हम इनकम कर सकते हैं। भारतीय वन लगभग कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? 8 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में भारतीय वन फैले हैं। भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता क्या होती है? उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता होती है कि उनमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीवों में भिन्नता बहुत ज्यादा पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में कुछ हिस्सों में और किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसके अलावा भारत के कुछ अन्य हिस्सों में शीतोष्ण जलवायु के पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। कितने सारे प्रश्न यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 1 नंबर वाले बन चुके हैं। अब इसमें से आप आगे लगाइए, देखिए क्या होता है आगे के उसमें। मैं आपको बता दूं कि वन की जो उपज है उसके रूप में इनसे लगभग 35 लाख घन मीटर टिम्बर मिलता है। टिम्बर उद्योग होता है फर्नीचर आदि से संबंधित। 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी मिलती है एवं असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे बांस है, औषधियां हैं, गोंद है, रेजिन है, रबड़ है, सुगंधित तेल है, तेलीय बीज हैं और अनेक प्रकार के उपयोगी उत्पादन भी हमें वनों से ही प्राप्त होता है। तो मैं नया प्रश्न डालूंगा यहाँ कि वन से मिलने वाली उपज, वन से मिलने वाली उपज, नया पॉइंट है इसी पर। जिनको हम वन से होने वाले लाभ के नाम से ही जानते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं वनोपज। वनोपज वनों से होने वाली उपज। देखिए वनों से होने वाली उपज में लिखेंगे, वनों से होने वाली उपज में से 35 लाख घन मीटर वनों से होने वाली उपज में 35 लाख घन मीटर कितना? वनों से होने वाली उपज में 35 लाख घन मीटर टिम्बर मिलता है। दूसरा लिख देंगे 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी। 13 लाख घन मीटर जलाऊ लकड़ी। उसके बाद नंबर 3 पर लिख लेंगे असंख्य प्रकार के उत्पाद जैसे क्या क्या? बांस, औषधियां, गोंद, रेजिन, बांस, औषधियां, गोंद, रेजिन, सुगंधित तेल,
तैलीय बीज, सुगंधित तेल, तैलीय बीज, रबड़ आदि एवं सामग्री। रबड़, इस प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाएंगे कि वनों की रक्षा आज की प्राथमिकता है। हमें वनों को बचाना चाहिए। वनों की जो रक्षा है वो आज की हमारी सबसे प्राथमिकता है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े हमको ये बताते हैं, सैटेलाइट के द्वारा जो प्राप्त चित्र होता है वो हमें बताता है कि हमारे देश में प्रत्येक साल 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगल कम होता जा रहा है। कितना? 1.3 हेक्टेयर जंगल हर साल कम होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है? वनों को काट करके खेती के लिए क्या किया जा रहा है? भूमि बनाई जा रही है। कृषि के लिए भूमि साफ की जा रही है, जंगल नष्ट हो रहे हैं। विभिन्न निर्माण कार्य, जैसे कहीं पर कोई फैक्ट्री लगानी है तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो जंगल का नष्ट कर दिया गया, वही फैक्ट्री लगानी है। पशुपालन किया जा रहा है, पशुओं के द्वारा भी छोटे पेड़ जो लगाए जा रहे हैं जंगल के लिए, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। संसार भर में जंगल काटे जा रहे हैं। आरंभ में जहां पृथ्वी पर लगभग 70% भूभाग पर वन पाए जाते थे, आज लगभग 16 से 17% भाग ही वनों से ढके हुए रह गए। अन्यथा सब क्या हो चुका है? नष्ट। आगे मैं आपको बताऊं, वन वनोन्मूलन का एक कारण है झूम खेती। अब झूम खेती का मतलब जान गए होंगे आप। झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती से तात्पर्य होता है घुमक्कड़ जाति के जो लोग होते हैं, एक जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से में जाकर आग लगा देते हैं। जंगल के उस स्थान की सारी लकड़ियां, पेड़ पौधे, वहां की वनस्पतियां जल करके नष्ट हो जाती हैं और केवल वहां क्या बन जाता है? राख का ढेर बन जाता है। जब राख का ढेर बन जाता है, उस राख के ढेर पर हल चला करके और भूमि को जोत दिया जाता है और उसमें फसल उत्पादन करने जाती है। कई सालों तक जब उसमें उर्वरकता रहती है तब तक तो वो फसल देती रहती है, 2-3 वर्ष तक। और जब उपजाऊपन कम हो जाता है तो अन्य क्षेत्र में इसी विधि को अपना लेते हैं। तो इस तरह से वन क्या हो रहे हैं? लगभग नष्ट होते जा रहे हैं। हमारे देश में नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, असम है, इनमें जो आदिवासी जाति के लोग पाए जाते हैं, जाति विशेष है, ऐसे लोग किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतियों को इस प्रकार से नष्ट करके और खेती करने का काम करते हैं। इसी पॉइंट में मैं आपको आगे बढ़ाना चाहूंगा, तो आप उसमें लिखेंगे, लिखना है कि वन संरक्षण और मैनेजमेंट चल रहा है अपना। इसमें बीच में वनों बता गया, वनों पर के बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है कि कारण क्या है, वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है। तो नया पॉइंट डाल लेंगे, वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण। वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण। पहला पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि वनों की रक्षा आज की प्राथमिकता है। वनों की रक्षा, वनों की रक्षा आज की प्राथमिकता। वन बच गए तो सब कुछ बच गया। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक साल उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष
हेक्टर, कितना? मिलियन हेक्टर, 1.3 मिलियन हेक्टर जंगल, 1.3 मिलियन हेक्टर जंगल कम होते जा रहे हैं। लगातार कितना कम होता जा रहा है? 1.3 मिलियन हेक्टर जंगल कम होते जा रहे हैं। लगातार भूमि को कई प्रकार से कृषि कार्य, कारखाने, निर्माण कार्य आदि में नष्ट किए जा रहे हैं। विश्व के ही वन नष्ट हो रहे हैं। आरंभ में पृथ्वी पर लगभग 70% भूभाग पर वन थे। प्रारंभ में भूमि का 70% भाग वनाच्छादित था। कितना प्रतिशत भाग? 70% भाग वनाच्छादित था। आज मात्र 16 से 17% भाग आच्छादित है। वर्तमान में यह 16-17% रह गया है। वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण झूम खेती माना जाता है। वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण झूम खेती माना जाता है। झूम खेती भारत में कहाँ की जाती है? झूम खेती भारत में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, असम आदि के आदिवासी व्यवहार की जाती है। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई है। अब आपको मैं यहाँ लिखवा देता हूँ झूम खेती के बारे में। झूम खेती किसे कहते हैं? प्रश्न पड़ गया अपना। देखो इसमें कई प्रश्न बन करके आपके सामने आए कि उपग्रह से प्राप्त आंकड़े के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने मिलियन वन नष्ट होते हैं? 1.3 मिलियन हेक्टर जंगल कम होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न बन गया, प्रारंभिक भूमि का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित था? प्रारंभिक भाग का भूमि का 70% भाग वनाच्छादित था। वर्तमान में कितना रह गया है? वर्तमान में 16 से 17% रह गया है। वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? वनों के नष्ट होने का प्रमुख कारण झूम खेती माना जाता है। झूम खेती कहाँ होती है भारत में? झूम खेती भारत में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम में होती है। किन जाति के लोगों के द्वारा की जाती है? वहां के आदिवासियों के द्वारा की जाती है। अब झूम खेती किसे कहते हैं? प्रश्न क्या बन गया हमारा कि झूम खेती किसे कहते
कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर होता हुआ आ रहा है। ऐसे नोट्स बन जाएंगे कि इसके पश्चात आपको किताब में देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा। आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा, कोई भी आपको किसी प्रकार की परेशानी इसमें नहीं आएगी। अब आप लिखिए जून खेती। जून खेती किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे देश में वन उन्मूलन का प्रमुख कारण है आदिवासी। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम आदि के आदिवासी लोग, तो यहाँ लिख देंगे हम आदिवासी लोग। आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को, किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति को जलाकर क्या कर देना? नष्ट कर देना, राख बना दी जाती है। आदिवासियों द्वारा क्षेत्र विशेष की वनस्पतियों को जलाकर राख बना दी जाती है और फिर उसमें क्या करते हैं, जिससे वहां की भूमि की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। इससे वहां की भूमि की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। 2-3 वर्ष तक अच्छी फसल प्राप्त होती है। ऐसे स्थान पर और उपजाऊपन कम होने पर किसी अन्य क्षेत्र में यही विधि अपना ली जाती है। धूमकेतु कहलाती। यहां तक की बात आपके सामने आ गई। अब आपके सामने नया प्रश्न आ रहा है कि वन उन्मूलन के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि वन उन्मूलन के दुष्प्रभावों में प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, मृदा का अपरदन, वन्य जीवन का विनाश, जलवायु का परिवर्तन, मरुस्थलीकरण का बढ़ जाना, प्रदूषण में वृद्धि आदि आदि दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने नया क्वेश्चन बनकर के तैयार हो गया कि वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव, वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। खेती किसे कहते हैं? आदिवासियों के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पतियों को जला करके पहले किसमें बना दिया जाता है? राख बना दी जाती है, जिससे वहां की भूमि की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। फिर वहां हल चला करके और फसल उत्पादन कर लिया जाता है। ऐसे स्थान पर 2-3 साल तक तो खूब पैदा होती है, अच्छी फसल होती है, और फिर जैसे ही उपजाऊपन कम होता है, आदिवासी लोग इसी विधि को जाकर किसी दूसरे क्षेत्र में अपना लेते हैं। तो लगातार वन उन्मूलन होने का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? झूम खेती को ही माना जाता है। अब आपके सामने इससे आगे वाला नया क्वेश्चन बनकर के तैयार हो गया कि वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव, वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव। वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव। देखिए, वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव में प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, पहली चीज हो गई क्या? प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, मृदा का अपरदन, मृदा के अपरदन के साथ में वन्य जीवन का विनाश, वन्य जीवन का विनाश, वन्य जीव जंतु लिख दो या वन्य जीव जंतु लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख दोगे? जलवायु में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन के साथ ही आप लिख देंगे मरुस्थलीकरण, रेगिस्तानी भाग का बढ़ जाना या मरुस्थलीकरण का अधिक हो जाना। मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण हो गया। इसके बाद नया पॉइंट डाल लो, पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, मृदा का अपरदन, वन्य जीवन का विनाश, जलवायु में परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और पर्यावरण का प्रदूषण, ये वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव हैं। अब आपके सामने आ गया होगा कि वन
उन्मूलन के दुष्प्रभाव क्या है। नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि वन संरक्षण के उपाय लिखो। क्या आ गया नया प्रश्न? वन संरक्षण के उपाय लिखिए कि कौन कौन से उपाय हैं जो वनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो वनों के संरक्षण के निम्न उपाय हैं। आपका ये पॉइंट खत्म हो गया, वन संरक्षण और प्रबंधन। वन संरक्षण के उपाय, पॉइंट डालो। वन संरक्षण देखो, वन संरक्षण के उपाय में मैं आपको पहला है कि भाई वनों को निश्चित सीमा तक ही काटें। ये नहीं कि उसको बहुत अधिक काट दिया जाए। वनों की जो पोषणीय सीमा है ना, वहां तक ही कटाई की जानी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए पेड़ है और उस पेड़ में कई सारी टहनियां निकली हुई हैं। हम चाहें तो उपयोग के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ टहनियां ले लें, कुछ टहनियों को रखते हैं उस पेड़ में, तो क्या हो जाएगा, पेड़ पुनः विकसित हो जाएगा। अगर हमने मान लीजिए उसकी पोषणीय सीमाएं खत्म कर दी तो पेड़ भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला काम तो हमको यही करना चाहिए, एक ही वनों को निश्चित सीमा तक ही काटना चाहिए। वन काटने और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए कि पेड़ जितने काटे, जैसे मान लीजिए हमने जंगल से 5 पेड़ काटे हैं, हमारी आवश्यकता है। संरक्षण का ये मतलब नहीं, मैंने आपको पहले बताया था बिल्कुल उसको उपयोगी मत करो, ये थोड़ी होता है इसका मतलब। उसका मतलब तो ये होता है कि उपयोग में लो, लेकिन उसका पोषणीय अनुपात बराबर रखो। 5 पेड़ हमने काटे तो हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने 5 पेड़ काट लिए, उपयोग में ले लिए, तो 5 पेड़ नए लगा करके उनका क्या करें, पालन पोषण करें, उन्हें परिवर्तित करें, उन्हें विकसित करें, ताकि वृक्षारोपण और काटने की दर कैसी हो जाए, अनुपात में समान हो जाए। तो पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरी बात हमारे सामने आ रही है कि वनों को आग से भी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले अभी वर्तमान में भी अमेजन में भयंकर आग लगी हुई है और जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। अमेजन को क्या बोलते हैं, फेफड़े बोलते हैं पृथ्वी के। इतने ज्यादा वन है वहां, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से कन्वर्ट होकर के आती है कि वो हमारी प्रकृति के फेफड़े कहलाते हैं, भूमि के फेफड़े कहलाते हैं। लेकिन वहां आग ने सब कुछ क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया। तो दूसरी बात हमारे सामने ये आ रही है कि हमें वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। इस हेतु जांच गृह बनाने चाहिए, निरीक्षण गृह बना देने चाहिए। कौन से गृह बना देने चाहिए, अग्नि रक्षा पथ बनाएं और निरीक्षण गृह बनाएं। अग्नि रक्षा पथ का मतलब जानते हो, जंगलों में आग लग गई, अब वहां क्या नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है जंगल। तो आग लगने पर ये बताओ, वहां आग बुझाने वाली गाड़ी कैसे पहुंचेगी, आग बुझाने वाले साधन कैसे पहुंचेंगे, बड़े पेड़ आ गए जंगल में सामने, गाड़ी को जाने के लिए रास्ता नहीं है, कैसे जा पाए। इसलिए जंगलों के अंदर कौन से रास्ते होने चाहिए, अग्नि रक्षा पथ होने चाहिए, यानी पेड़ों के बीच में से इतनी जगह रखें कि यदि आग लगने पर जंगल के उस स्थान तक आग बुझाने वाले साधनों का पहुंचना संभव हो सके। दूसरा हमारा पॉइंट ये कि इतना जगह रखे, निरीक्षण गृह बना सके और अग्नि रक्षा पथ बना सके। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हमारा आता है कि वनों को हानिकारक कीड़ों से बचाना चाहिए।
बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं, आपने आम अपने खेतों में ही देखा होगा, खेत की मेड़ पर उगने वाले पेड़ है जिनको बहुत से कीड़े खा करके क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हानिकारक दीमक होती है, जैसे ऐसे कीड़े होते हैं जो पेड़ को नष्ट कर देते हैं। तो हमें समय समय पर जंगलों में हवाई जहाज के द्वारा या हेलीकॉप्टर के द्वारा ऐसी दवाओं का क्या करते रहना चाहिए, छिड़काव करते रहना चाहिए, क्योंकि जंगल कोई छोटा तो है नहीं, इसलिए उसको ऊपर से ही क्या किया जा सकता है, दवाई का छिड़काव किया जा सकता है। तो हमें ऐसी दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए जो हानिकारक जीवाणुओं से, कीटों से रक्षा कर सके। और अगर मान लीजिए जंगल में किसी पेड़ को रोग हो चुका है तो उस रोगग्रस्त पेड़ को हटा करके और कहीं जलाकर या काट कर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि वो रोग किसी दूसरे पेड़ में जाकर के नहीं लगे। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3। चौथा पॉइंट हमारा आता है कि हमेशा एक ही प्रकार के वन नहीं उगाने चाहिए। एक ही प्रकार के वन का मतलब एक जैसे पेड़ बढ़े, हमें विविधतापूर्ण वन अपनाने चाहिए। एकतापूर्ण नहीं, विविधता। मान लीजिए एक प्रकार के पेड़ नष्ट होने लगे तो पूरा का पूरा जंगल ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई पेड़ बचेगा ही। अगर विविधतापूर्ण जंगल है, विभिन्न प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां पाई जा रही है, तो हो सकता है एक प्रजाति में रोग लग जाए तो पूरा का पूरा जंगल तो नष्ट नहीं होगा, केवल एक ही प्रकार के पेड़ नष्ट होकर के बच जाएंगे, अन्य पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, विविधतापूर्ण वनों को एकतापूर्ण वनों से अधिक अपनाना चाहिए। ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट? चौथा। 5वां, कृषि और आवास हेतु वन भूमि में का उन्मूलन और झूम खेती या ऐसे जंगलों में जहां खाली जगह पड़ी हुई है वहां कृषि करने पर रोक लगा देनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है, जंगल नष्ट होता है। बहुतों को कृषि के लिए भूमि चाहिए, जंगल हटा दिया, कृषि कर दिया। किसी को मकान बनाना है, पेड़ों को काट दिया और क्या कर दिया, मकान बना लिया। कई कारखाना स्थापित कर दिया, है ना? आपने ये भी देखा होगा, सड़क निर्माण होता है, जब मानते हैं सड़क निर्माण एक विकास की प्रक्रिया है, सड़कों का निर्माण होता है, चाहे वो रेलवे लाइन मान लो या बस वाली लाइन मान लो, लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कि ये जो परियोजना है, रेल परियोजना है, सड़क परियोजना है, ये चलती है, तब उनके दोनों तरफ वाले पेड़ों को क्या करते रहते हैं, काट करके ही पेड़ों को नष्ट किया जाता रहता है। तो वनों की जो कटाई है ना इस तरह की, उसको भी हमें रोकना होगा। वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन और इमारती जो लकड़ियां हैं उनके नवीन वैकल्पिक स्रोतों को अपना लिया जाना चाहिए। एक और बात, जैसे मान लीजिए हमें लकड़ी चाहिए दरवाजे खिड़की बनाने के लिए, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं ना कि लकड़ी के दरवाजे खिड़की बनाने की जगह और विकल्प अपना ले, लोहे वाले अपनाए, इस्पात वाले अपनाए, एल्युमिनियम वाले अपनाए, प्लास्टिक वाले अपनाए। इससे क्या होगा, इससे पेड़ बच जाएंगे, क्योंकि उस काम को कौन कर देगा, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, इस्पात आदि के द्वारा बनाए हुए उनके दरवाजों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पेड़ों की कटाई बच जाएगी। यानी नवीन वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा पेड़ों के काटने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पौधे और बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय हमको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति के जो संसाधन है उनका संरक्षण का ध्यान रखना होगा कि भाई अभी योजनाएं जो बनाना है तो उससे हमारी प्रकृति के संसाधनों को तो कोई नुकसान नहीं होगा। वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जाए। बहुत से व्यक्तियों को इस बारे में पता ही नहीं है पेड़ काटने से क्या होता है, पेड़ हमें किस प्रकार लाभ देते हैं ये भी पता नहीं है। हमें ये ध्यान रखना जरूरी हो गया कि लोगों में जब तक जागृति नहीं आएगी, लोगों में चेतना विकसित नहीं होगी, लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वो पेड़ों के महत्व को नहीं समझेंगे। तो पेड़ों के महत्व को बताया जाए, वनों के महत्व को बताया जाए, इसके लिए जन चेतना जागृति लानी चाहिए। चिपको आंदोलन के बारे में बताएं कि किस प्रकार से अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 AD वर्ष में अपने खेजराली नामक गांव में 363 लोग बलिदान हो गए, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया। शांत घाटी क्षेत्र आदि की इसी जागरूकता का परिणाम है चिपको आंदोलन। वन संरक्षण में
सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं बढ़ जाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं बढ़ जाएं, लोगों को एक समूह बन जाए, गांव-गांव में इस प्रकार की एक कमेटी बने, एक समिति बने कि जो कोई व्यक्ति बिना वजह अनायास पेड़ों को काटता है उनको रोकने वाली कमेटी हो। स्वयंसेवी संस्थाएं इस कार्य के लिए आगे आनी चाहिए। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना श्रेयकर होगा कि पूरे के पूरे लोगों को एक दायित्व बना दें। गांव के वन की रक्षा करने का दायित्व या जिम्मेदारी गांव के लोगों को ही देते, उसे हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। वन संरक्षण के नियमों और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। नियम कड़े बने, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूस, बेईमानी, भाई भतीजावाद, इन चीजों से बिल्कुल अगर अलग हटा जाए तो हम 100% वनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके सामने वन को बचाने के लगभग कितने पॉइंट हुए, 10 पॉइंट हो चुके हैं। अब मैं इनको आपको लिखित में देना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले अपन लिखना चाहेंगे कि वनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला कि वनों का पोषणीय सीमा तक कटाई, वनों की पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए। पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि वनों की कौन सी सीमा तक कटाई की जानी जा रही है, पोषणीय सीमा तक कटाई की जा रही है, अर्थात वन काटने और वृक्षारोपण की दर में अनुपात बराबर होना चाहिए। अर्थात वनों को काटने तथा वृक्षारोपण का अनुपात बराबर होना चाहिए। भाई जितना पेड़ काट दिए उतने ही क्या कर दें, हम नए पेड़ लगा दें। इससे क्या होगा, इससे हमें लाभ होगा कि जंगल नष्ट नहीं होंगे। एक पॉइंट और लिख लो कि वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। वनों में लगने वाली इसके लिए क्या करें, इसके लिए निरीक्षण करें तथा अग्नि रक्षा पथों का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको कल लिखवाऊंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।